और मैंने ये कहा था कि जो पर्वतीय वर्षा है, हमेशा ध्यान दो, जो पर्वतीय वर्षा है कि कब पर्वत के दूसरी तरफ जो रेन शेडो एरिया है, वृष्टि छाया प्रदेश है, वहां रेगिस्तान होगा कि घास का मैदान होगा कि घने वन होंगे। ये डिपेंड करता है पर्वतों की ऊंचाई पर। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यदि ये कहा जाए पर्वत बहुत दूर है, हमेशा जैसे हमने बात करें पर्वतीय वर्षा की, यदि स्थिति की बात करें हम लोग, हमेशा पर्वतीय वर्षा की स्थिति की यदि बात की जाए तो हमेशा ध्यान दो, पहली चीज कि जो मानसूनी हवाएं हैं, हमेशा ध्यान दो इस बात को, यदि कोई पर्वत मानसूनी हवाओं के समानांतर है तो वर्षा नहीं होगी। यदि कोई पर्वत मानसूनी हवाओं के समानांतर है तो वर्षा नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल दिया, मान लो ये कोई पर्वत है, ध्यान से सुनिए इस बात को, ये कोई पर्वत है, हवाएं यूं चल रही हैं। जब यह हवा इस पर्वत के पैरेलल चढ़ेगी तो ऊपर नहीं उठ पाएगी। जब ऊपर नहीं उठ पाएगी तो स्वाभाविक है वर्षा नहीं होगी। हमेशा ध्यान दो, क्योंकि इन हवाओं से वर्षा तभी होगी जब हवाएं ऊपर उठें। इसे यह कहा जाता है कि पर्वतों की स्थिति ऐसी हो जो मानसूनी हवाओं को समकोण पर काटे। जैसे एक इंडिया की बात करूं मैं, हमेशा ध्यान दो, ये अरावली का रेंज है, अरावली का रेंज है, ये अरावली पर्वत श्रेणी है। ये जो मानसूनी हवाएं जाती हैं, ये मानसूनी हवाएं जाती हैं तो इसके पैरेलल निकल जाती हैं, इसके पैरेलल जाके निकल जाती हैं। अब चूंकि इनका विस्तार, इनका पर्वतों का जो विस्तार है इनके समानांतर पड़ता है, इसलिए ये हवाएं ऊपर नहीं उठ पाती। जब ऊपर नहीं उठ पाएंगे तो स्वाभाविक है या वर्षा नहीं होगी। अब सोचो जरा, इसलिए देखा होगा यहां डेजर्ट पाया जाता है, अरावली के पश्चिम में रेगिस्तान है। मान लिया जाए कि पर्वत की स्थिति इस तरह है, जैसे देखो आप, ये आपकी पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर्वत है ये, ध्यान दो, ये हवाएं जब पश्चिमी घाट से टकराती हैं तो ये पश्चिमी घाट इन हवाओं को समकोण पर काटता है, समकोण पर, तो ये हवाएं ऊपर उठ जाती हैं। ऊपर जब उठेंगी तो संघनित होगी, और संघनित होगी तो स्वाभाविक है वर्षा होगी। अब सोचो जरा आप, पहली बात, इसका अर्थ यदि कोई पर्वत मानसूनी हवाओं के समानांतर है तो वर्षा नहीं होगी, क्योंकि हवाएं पर्वत के सहारे ऊपर नहीं उठ पाती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, पर्वत के सहारे हवाएं ऊपर नहीं, और जब नहीं उठेगी तो स्वाभाविक है वर्षा नहीं होगी। दूसरी चीज यदि बात किया जाए, हमेशा यदि कोई पर्वत, यदि कोई पर्वत समुद्र तट के पास है तो पर्वत के पवन अभिमुख क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होगी, तथा पर्वत के दूसरी तरफ
अर्थात पर्वत विमुख या पवन विमुख क्षेत्र में वर्षा कम होगी। जैसे इस इंडिया का मैप देखो आप, ध्यान दो इस बात को। ये पर्वत है, ये पर्वत है, पूरी बात ध्यान देना। ये पर्वत है, हम पर्वत की बात करें। पछुआ हवाएं, सॉरी, ये मानसूनी हवाएं यूं चल रही हैं, यूं चल रही हैं। स्वाभाविक है इन पर्वतों के सारे हवाएं ऊपर उठ जाएंगी। मतलब पर्वतों की स्थिति इस तरह है, हवाएं यूं चलती हैं। इधर को कहते हैं पवन अभिमुख, इसे कहते हैं पवन विमुख, विंडवर्ड, लीवर्ड। अब सोचो आप, ये हवाएं जब ऊपर चलती हैं तो ऊपर जाके संग्रहित होंगी। क्यों संग्रहित होंगी, हम लोग पढ़ चुके हैं। ऊपर जाके हवाएं फैल जाती हैं तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में तापमान गिर जाता है, यहां वर्षा ज्यादा होगी। लेकिन जब हवाएं इसे पार करेंगी तो ऑलरेडी यहां तापमान ज्यादा है, इन हवाओं में जलवाष्प भी कम है, तो यहां वर्षा क्या होगी, कम होगी। इसे कहते हैं रेन साइड एरिया। और जब रेन साइड एरिया में वर्षा कम होगी तो या तो घास के मैदान होंगे या डेजर्ट एरिया होगा, पर यहां हो सकता है घने वन पाए जाते हो। अब एक चीज सोचो जरा, पूरी बात ध्यान दो। चूंकि यहां जब पर्वतों के पास, समुद्र के पास जब कोई पर्वत है और ये जो हवाएं ऊपर चढ़ती है तो यहां घनघोर बारिश होगी। पवन विमुख क्षेत्र में घनघोर बारिश होती है। अब सोचो, जैसे मैंने ये कहा था, अब इसको इस तरह समझो आप, पूरी बात ध्यान दो। यह आपका समुद्र है, यह समुद्र है। पर्वतों की स्थिति इस तरह है, पर्वतों की स्थिति, यह हवाएं यहां से चलेगी, ऊपर उठेगी तो यहां क्या होगी, इस बेल्ट में क्या होगा, यहां घनघोर वर्षा होगी। यहां क्या होगा, लीचिंग होगी। और यहां क्या होगा, यहां पेड़ों की जड़ें गहरी होंगी, परिणामतः पेड़ लंबे होंगे। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। पूरी बात ध्यान दो। मैंने क्या कहा, यह पर्वत है, यह समुद्र है। समुद्र से हवाएं पर्वत के सारे ऊपर जब चढ़ती हैं ना, तो इन हवाओं में जलवाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो हवाएं जब ऊपर चढ़ेगी तो स्वाभाविक है यहां वर्षा ज्यादा होगी। ये पवन अभिमुख क्षेत्र है, विंडवर्ड। और जब ये हवाएं इसे पार करेंगी तो स्वाभाविक है, मैं इसे लिख देता हूं। मैं बस एक बात ध्यान देना, इस बात को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो आप। मैंने क्या कहा, यहां घनघोर बारिश वर्षा होगी, यहां लीचिंग होगी, यहां पेड़ों की जड़ें गहरी होगी। लीचिंग का मतलब होता है न्यूट्रिशन का रिस्क करके नीचे चला जाना। जड़ें गहरी होगी तो पेड़ क्या होंगे, यहां लंबे होंगे। लेकिन यहां जो है, यहां वर्षा कम होगी, परिणामतः या तो पेड़ों की सघनता कम होगी या घास के मैदान होंगे या रेगिस्तान होगा। और ये जो बेल्ट है पवन अभिमुख, अर्थात वृष्टि छाया प्रदेश है। या एक बात हमेशा ध्यान दो, चूंकि वर्षा ज्यादा होगी या लीचिंग तो होगी, पेड़ों की जड़ें गहरी होगी, पेड़ लंबे होंगे, लेकिन यहां जैव विविधता क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां
जैव विविधता ज्यादा। और यहां क्या होगा? जैव विविधता कम होगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह क्षेत्र कौन सा है? पवन अभिमुख क्षेत्र है। ओ, रुक जाओ, पवन विमुख मतलब वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो एरिया कहते हैं इसे कहते हैं रेन शैडो एरिया। अब एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। चूंकि हवा जैसी चीज से जो आप कपड़े को पानी में भिगो लो तो उस कपड़े में पानी की मात्रा ज्यादा होगी। अब जैसे ज्यों निकालोगे पानी की मात्रा ज्यादा होगी। जब दूर लेते जाओगे तो कपड़े में पानी की मात्रा क्या होगी? कम होगी। इन हवाओं में ऐसा ही होता है। एक तो हवाएं वर्षा कर चुकी हैं, इनमें जलवाष्प कम है। जब ये इससे नीचे उतरते तो ऑलरेडी यहां तापमान ज्यादा है, इन हवाओं में जलवाष्प की मात्रा कम है, तो वर्षा अत्यंत कम हो जाएगी। वृष्टि छाया प्रदेश की हम बात करें, जैसे एक चीज ध्यान देना इस बात को, यह चीज मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि देखो प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे और कहां आप गलतियां करोगे आप। जैसे मैप की बात करूं, हम इंडिया की बात करें, एक सोचो, यह पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, हवाएं, ये हवा मानसूनी हवाएं टकराती हैं, मानसूनी हवा। तो एक चीज सोचो, ये पवन अभिमुख क्षेत्र है, ये पवन विमुख क्षेत्र है, तो यहां वर्षा ज्यादा होगी, यहां वर्षा क्या होगी? कम होगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यहां वर्षा ज्यादा होगी, यहां वर्षा क्या होगी? कम होगी। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, तो यहां घनघोर बन पाए जाएंगे, घने बन पाए जाएंगे, यहां घास के मैदान पाए जाएंगे, यहां सूखा प्रभावित क्षेत्र होगा। यहां लीचिंग ज्यादा होगी, लीचिंग ज्यादा होगी। और जब लीचिंग ज्यादा होती है तो न्यूट्रिशन रिस्क करके नीचे चला जाते हैं। हमेशा ध्यान दो, जब लीचिंग ज्यादा होती है, लीचिंग जब ज्यादा होती है तो जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन वो रिस्क करके नीचे चले जाते हैं। तो पूरी बात ध्यान दो, लाल मिट्टी का न्यूट्रिशन रिस्क के नीचे चला गया तो उसे कहते हैं लेटराइट मिट्टी। इसलिए यहां पर लेटराइट मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। ये मान लिया जाए पर्वत क्या हो रहा है? दूर है, समुद्र से दूर है। यदि पर्वत दूर है तो पवन अभिमुख क्षेत्र पर अपेक्षाकृत वर्षा कम होगी। इसको इस तरह समझो आप, ये है, ये समुद्र है। अब सोचो ये पर्वत यहां है, काफी दूर है, तो यहां से हवाएं जब चलेगी, यहां से हवाएं जब चलेगी तो लगातार वर्षा करती चली जाएंगी, लगातार वर्षा करती चली जाएंगी। आप सोचो ये लगातार वर्षा हो रही है, वर्षा, लेकिन यहां तक आते आते पर इन हवाओं में जलवाष्प की मात्रा कम हो जाएगी। जलवाष्प की मात्रा यदि कम होगी यहां तक आते आते तो स्वाभाविक है पर्वतों के सारे जब ऊपर चढ़ेगी तो वर्षा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, अंत इसको पार करेगी। ये स्थिति है पर्वतों के साथ। अब ध्यान देना इस बात को, चक्रवाती वर्षा का मतलब क्या होता है? जब चक्रवात के सहारे हवाएं ऊपर उठ जाएं, देखो आप, चक्रवाती वर्षा का मतलब होता है साइक्लोनिक रेनफॉल। वर्षा साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल
चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा का मतलब ये है, चक्रवात के द्वारा होने वाली वर्षा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि चक्रवात के किस भाग में वर्षा ज्यादा होगी और किस भाग में वर्षा क्या होगी, कम होगी। अब एक चीज सोचो जरा, पूरी बात ध्यान देना इस बात को। चक्रवाती वर्षा, कई बार देखा होगा आपने, तड़ित झंझा की बात करें, थंडर स्टॉर्म की बात करें, ये होता क्या है? हमेशा जानो इस चक्रवाती वर्षा में क्या होता है, जहां जहां साइक्लोन बनेगा वहां वर्षा क्या होगी, होगी। आप सोचो जरा, यदि हम वर्षा की बात करें तो वर्षा का वितरण देखो आप। वितरण यदि पूरे ग्लोब पर देखा जाए, यदि ग्लोब पर पूरा देखा जाए तो ध्यान देना इस बात को, यह हमारा ग्लोब है, ये आपका इक्वेटर है। ध्यान से सुनना इस बात को, यह 10 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है, यह 10 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा है, यह 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 60 और 90 की बात करें, ये पूरा ग्लोब है। 10 से लेकर 10 के बीच क्या कहते हैं, यहां वर्षा ज्यादा होती है, क्योंकि दोनों गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं यहां टकराती हैं। हमेशा ध्यान दो, 10 से लेकर 10 के बीच वर्षा ज्यादा होती है। अब एक चीज, ये जो 10 से लेकर 20 है, हमेशा यहां वर्षा ज्यादा होती है क्योंकि दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवाएं यहां टकराती हैं। अतः यहां घने वन पाए जाते हैं तथा घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। हमेशा ध्यान दें इस बात को, यहां घास के मैदान नहीं पाए जाते। ये बात हमेशा 10 से लेकर 10 के बीच यहां वर्षा ज्यादा होती है क्योंकि दोनों गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं यहां टकराती हैं। अतः यहां घने वन पाए जाते हैं तथा घास के मैदान नहीं पाए जाते। पढ़ चुके हम लोग, जब घने वन पाए जाएंगे तो घास के मैदान नहीं पाए जाएंगे। 10 से लेकर 20 की बात करें हम लोग, 10 से लेकर 20 यहां अपेक्षाकृत वर्षा कम, परिणामतः वनों की सघनता, विविधता कम तथा यहां घास के मैदान पाए जाते हैं। हमेशा ध्यान दो, 10 से लेकर हम 20 की बात करें। अब देखो आप, ये तो 10 से लेकर 20 यहां पे वर्षा कम, परिणाम तो वनों की सघनता विविधता कम। एक चीज सोचो, वर्षा कम होगी तो वनों की सघनता विविधता दोनों कम होगी, यहां घास के मैदान पाए जाएंगे। 20 से लेकर 30 की बात करें हम लोग, यहां वर्षा अत्यंत कम, क्योंकि यहां प्रति चक्रवात बनता है। हमेशा जानो, यहां वर्षा कम होती है क्योंकि प्रति चक्रवात बनता है। अतः यहां रेगिस्तान पाए जाते हैं। पूरी बात ध्यान दो, 20 से लेकर 30 की हम बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को,
ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि एंटी साइक्लोन क्यों बनता है। जहां प्रति चक्रवात होगी वहां वर्षा नहीं होगी। एंटी साइक्लोन इस डेजर्ट पाए जाते हैं। ये 30 से लेकर 40 की बात करें हम लोग, हमेशा, ये तो 20 से 30 हो गया, 30 से लेकर 40 की बात करें, हमेशा यहां वर्षा शीत ऋतु में होती है तथा ग्रीष्म ऋतु शुष्क होता है। हमेशा ध्यान दो, 30 से लेकर 40 की बात करें, यहां वर्षा शीत ऋतु में होती है तथा ग्रीष्म ऋतु शुष्क रह जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। 40 से लेकर 60 के बीच की बात करें, यहां वर्षा होती है यहां वर्षा शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु दोनों में होती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यहां वर्षा शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों में होती है, किंतु वर्षा की मात्रा क्या होती है? कम होती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अक्सर देखा जाता है 30 के बीच, पूरी बात ध्यान देने इस बात को, यहां रसदार फल पाए जाते हैं। यह जो वर्षा का वितरण है, 60 से लेकर 90 के बीच वर्षा बहुत कम होती है। यहां ज्यादातर स्नोफॉल होता है, यहां हवाएं शुष्क होती हैं। इस मैप में देखो आप, हमेशा ध्यान दो, 0 से लेकर 10 के बीच वर्षा होती ज्यादा होती है, 10 से 20 के बीच वर्षा कुछ कम होती है। अतः घास का मैदान, जैसे सवाना घास का मैदान, लानोस, कैंपोस, यहां घास के मैदान पाए जाते हैं। 20 से 30 के बीच वर्षा अत्यंत कम, क्योंकि यहां प्रति चक्रवात बनता है और यहां रेगिस्तान पाए जाते हैं। 30 से लेकर 40 के बीच वर्षा शीत ऋतु में होती है, गर्मी का मौसम शुष्क रह जाता है। यहां रसदार फल, विशेषकर भूमध्य सागरीय जो जलवायु है, यहां पाई जाती है। 40 से लेकर 60 के बीच यहां वर्षा शीत ऋतु और गर्मी के मौसम में दोनों में होती है। ये वर्षा का वितरण है। अब एक चीज सोचो जरा, वर्षा कहां कहां होगी, कहां ज्यादा होगी और कहां कम होगी। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी चीज, बात हमेशा ध्यान दो, 10 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 दक्षिण अक्षांश के बीच। मैं थोड़ा लिख रहा हूं, मैं होता क्या है, एक फैक्ट, 10 अंश नॉर्थ से लेकर 10 अंश साउथ के बीच महाद्वीप के पूर्वी भाग में वर्षा ज्यादा होती है, क्योंकि व्यापारिक पौने महाद्वीप के पूर्वी तट पर टकराती हैं। हमेशा ध्यान दो। फिर देखो, संपूर्ण पृथ्वी पर वर्षा का एक अधिकतम वर्षा का क्षेत्र क्षेत्र 0 से लेकर 10 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच है।
क्योंकि तापीय विषु रेखा सदैव सदैव 0 से लेकर 10 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित होता है। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। यह कहा जाए 10 अंश नॉर्थ से लेकर 10 अंश साउथ के बीच, ये साउथ के बीच महाद्वीप के पूर्वी भाग में वर्षा ज्यादा होती है, क्योंकि व्यापारिक पवनें महाद्वीप के पूर्वी तट पर टकराती है। लेकिन यह जो संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकतम वर्षा का जो बेल्ट होगा, हमेशा संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकतम वर्षा का जो बेल्ट है 0 से लेकर 10 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच है, क्योंकि तापीय विषु थर्मल इक्वेटर लाइन सदैव उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। और जहां यह रेखा स्थित होगी, हमेशा जानो, जहां तापीय विषु रेखा थर्मल इक्वेटर लाइन की बात करें, जहां स्थिति होगी वहां लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा, वहां वर्षा क्या होगी, ज्यादा होगी। ये वर्षा का वितरण। अब एक प्रश्न उठा, हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक प्रश्न उठा कि तड़ित झंझा क्या है। तड़ित झंझा इसे कहते हैं थंडर स्टॉर्म। इसका सामान्य अर्थ होता है, हमेशा ध्यान दो, इसका जो सामान्य अर्थ होता है बिजली चमकना एवं बादल की गरज के साथ तीव्र वर्षा होना, इसे कहते हैं थंडर स्टॉर्म। बिजली चमकना एवं बादल के गरज के साथ तीव्र वर्षा होना, इसे कहते हैं थंडर स्टॉर्म कहते हैं इसे। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो आप, बिजली चमकना एवं बादल के गरज के साथ तीव्र वर्षा होना, इसे ही कहते हैं थंडर स्टॉर्म, तड़ित झंझा कहते हैं इसे। अब ये बनता कैसे है, इसको समझ लो, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बनता कैसे है, देखो आप, यदि इसकी बनने की बात की जाए तो ध्यान से सुना इस बात को, हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह सामान्यतः निम्न अक्षांशों के आसपास बनता है, अर्थात ध्रुवीय प्रदेशों में कभी नहीं बनता। यह जो है यह सदैव निम्न अक्षांशों के आसपास या मध्य अक्षांश के पास बनता है। ध्रुवीय प्रदेशों में इसका निर्माण नहीं होता। शीत कटिबंध में इसका निर्माण नहीं होता है। शीत कटिबंध को देखो जरा, शीत कटिबंध में कभी भी इसका निर्माण नहीं होता। या तो निम्न अक्षांश
जीरो के आसपास, मतलब एक जीरो से लेकर 30-35 के बीच ये बन सकता है हमेशा। उच्च अक्षांश मतलब 70, 80, 90। निम्न अक्षांश 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, ये निम्न अक्षांश। हमेशा जानो बनने की शर्त क्या होती है। बनने की शर्त देखो आप, इसका ध्यान से समझें इस बात को। जब अचानक तापमान बढ़ता है, देखो आप, जब अचानक तापमान बढ़ता है तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। हमेशा जब अचानक तापमान बढ़ता है तो दोनों तरफ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। यह हवाएं ऊपर उठ रही हैं। अब सोचो जरा, ये हवाएं जब ऊपर उठती हैं ना, तो ऊपर जाके हवाएं फैल जाती हैं और जाके बादल का निर्माण करते हैं। क्लाउड, बादल। तो ध्यान सुने इस बात को। ये हवाएं जब ऊपर उठती हैं, जब ऊपर उठती हैं तो ये जाके बादल का निर्माण करती हैं और पूरा का पूरा जलवाष्प एक साथ क्या होता है, संघनित हो जाता है। एक साथ संघनित होगा। ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं, लेकिन हवाएं कब उठेंगी? ताप के अत्यधिक गर्म होने का, ताप बढ़ने का। इसका मतलब ये स्थलीय भाग पर ताप बढ़ने से हवाएं ऊपर उठती हैं। अक्सर दिल्ली में इस तरह की घटना देखने को मिल जाती है। स्थलीय भाग पर ताप बढ़ने से हवाएं ऊपर उठती हैं। ये जब हवाएं ऊपर उठेगी तो ऊपर जाके बादल का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। अब सोचो जरा, लेकिन आखिर बादल का निर्माण करती हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, पूरी बात। जब हवाएं तेजी से ऊपर उठती है ना, तो एक कंडीशन और होती है। जब हवाएं ऊपर उठती हैं, हवाएं जब ऊपर उठती हैं, ये ऊपर उठ रही है, सोचो आप, तो एक दो लेवल होता है। एक लेवल होता है क्लाउड लेवल कहते हैं इसे, बादल तल। फिर ऊपर जाते हैं तो हिम तल कहते हैं इसे, आइसिंग लेवल, इसे कहते हैं क्लाउड लेवल। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, इन दोनों के बीच, बादल तल हिम तल के बीच गैप ज्यादा होना चाहिए। हिम तल के बीच गैप ज्यादा होना चाहिए। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। एक शर्त है, एक आइसिंग लेवल होता है, एक क्लाउड लेवल होता है, तड़ित झंझाक्रिय। एक होता है आइसिंग लेवल, दूसरा होता है क्लाउड लेवल। अब सोचो जरा, इनके बीच जब बड़ा सा गैप होगा ना, तो पूरी बात ध्यान दो। जो जल की बूंदें हैं, जल की बूंदों में ऋण आयन और धन आयन होता है। जैसे मैंने कहा, यह जल की बूंद है, जल की यह बूंद है। जल की जो बूंद में क्या होता है, प्लस आयन भी होता है और ऋण आयन भी होता है, दोनों होता है। हमेशा जान दो इस बात को। लेकिन कई बार क्या होता है, पूरी बात ध्यान देना, कई बार क्या होता है, जब ये टूटता है ना, तो नीचे क्या होता है, एक ऋण आयन होता है, ऋण आयन। ऊपर क्या होता है, प्लस आयन होता है। अब देखो, प्रांतक क्या होता है, दोनों में तनाव पैदा होता है। जब दोनों में तनाव पैदा होगा, दोनों में तनाव पैदा होगा, तो विसर्जन होगा, डिस्चार्ज, विद्युत विसर्जन होगा। जब विद्युत विसर्जन होता है तो प्रकाश रेखाएं उत्पन्न होती हैं।
इन्हें कहते हैं बिजली का चमकना। अब देखो, ये प्रकाश रेखाएं उत्पन्न, प्रकाश रेखा जब उत्पन्न होती है, होता क्या है, तापमान ऊष्मा बढ़ जाती है। ऊष्मा में जब वृद्धि होती है तो हवाएं तेजी से बाहर जाती हैं। जब हवा तेजी से बाहर जाती है तो आवाज होता है, उत्पन्न होता है, जिसे बादल का गरजना कहते हैं। पूरी बात ध्यान से सुनिए इस बात को। जल की एक बूंद है, जल की एक बूंद हमेशा, मैंने क्या कहा, यह तब होगा जब ताप बढ़ जाए और ये उठने लगे। तो ध्यान से सुनो इस बात को। जल की एक बूंद में ऋण आयन और धन आयन दोनों होते हैं, प्लस माइनस दोनों होता है। लेकिन होता क्या है, क्लाउड लेवल, मान लो जल की बूंद टूट जाए, क्लाउड लेवल पर ऋण आयन हो, आइसिंग लेवल पर धन आयन हो, तो दोनों में एक तनाव पैदा होगा, तो एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, विद्युत विसर्जन होगा, डिस्चार्ज। तो प्रकाश रेखाएं तेजी से उत्पन्न होगी। ये जो प्रकाश रेखाएं आपने देखा होगा, ये कभी इस तरह उत्पन्न होती हैं, कभी इस तरह उत्पन्न होती हैं, आपने देखा होगा, और कभी इस तरह उत्पन्न होती हैं। आपने बिजली को चमकते हुए आसमान में देखा होगा। जब आसमान में बिजली चमकता है तो कभी इस तरह उत्पन्न होता है, कभी यूं बनता है, कभी यूं बनता है। डिपेंड करता है तनाव कहां पैदा होता है, यह निर्भर करता है तनाव कहां पैदा होगा। जहां तनाव पैदा होगा वहां प्रकाश रेखाएं उत्पन्न होगी, तेजी से प्रकाश, जिसे कहते हैं बिजली का चमकना। इससे ऊष्मा में वृद्धि हो जाती है, इस बेल्ट में हीट बढ़ जाएगा, हवाएं तेजी से बाहर की ओर पुश की जाती हैं। हवाएं पुश की जाएंगी तो आवाज उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं बादल का गरजना। अब हमेशा ध्यान दें इस बात को। कई जगह क्या होता है, ये जो तड़ी झंझा होता है, पूरी बात ध्यान देना इस बात को। होता क्या है इसमें, एक बात कि आइसिंग लेवल और बादल तल के गैप का ज्यादा होना जरूरी है। यह ज्यादा निम्न अक्षांशों में होता है हमेशा। जैसे ये कहा जाए, बादल तल एवं हिम तल के बीच अंतराल निम्न अक्षांशों पर ज्यादा होता है। अक्षांशों पर ज्यादा होता है, इसलिए यहां तड़ित झंझा की स्थिति उत्पन्न होती है। किंतु उच्च अक्षांशों पर बादल तल एवं हिमतल के बीच अंतराल कम हो जाता है, इसलिए उच्च अक्षांशों पर तड़ित झंझा उत्पन्न नहीं होती है। हमेशा ध्यान दो, जब बातें करेंगे, समांतर जो ठंडा स्टॉर्म है वो निम्न अक्षांश पर, मैंने क्या कहा, 0 से लेकर 30 तक, 35 तक, हार्डली 40 तक यह उत्पन्न होता है।
पर जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं, जब उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे तो इनके बीच गैप कम हो जाएगा, और जब गैप कम होगा तो तड़ित झंझा की स्थिति पैदा नहीं होगी। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। मैंने क्या कहा? निम्न अक्षांशों पर यह स्थिति क्यों पैदा होती है? बिजली क्यों चमकती है और बादल क्यों गरजता है? यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। फिर एक प्रश्न है कि बात करें हम लोग कि जब तड़ित झंझा की बात करते हैं तो फिर एक चीज देखो आप ध्यान से, जब तड़ित झंझा की बात की जाएगी तो जब तड़ित झंझा की बात करते हैं, तड़ित झंझा, तो इसमें हमेशा क्या होता है? घनघोर बारिश होती है। हमेशा। दूसरी तरफ देखा जाए ओला भी पड़ता है, किंतु वही बनेगा जहां संगनन हिमांक से नीचे हो। ओला संपूर्ण क्षेत्र में नहीं पड़ता, बल्कि किसी विशेष क्षेत्र में पड़ता है। पड़ता है, ध्यान दो इस बात को। घनघोर वर्षा होती है, ओला भी पड़ता है, पर ओला हर जगह नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा जो थंडर स्टॉर्म बेल्ट है, हर जगह नहीं, किसी विशेष एरिया में ओला पड़ेगा जहां संगनन हिमांक से नीचे हो जाए, वहां ओला पड़ता है। तीसरी चीज बात करें, बिजली चमकती है, लाइटनिंग एवं बादल का गरजना, थंडरिंग की बात है। लाइटनिंग एवं थंडरिंग की घटनाएं घटती हैं तड़ित झंझा में। कई बार हम कहते हैं बादल फट गया। बादल कैसे फटा?
तड़ित झंझा, घनघोर वर्षा होती है, ओला भी पड़ता है, किंतु ओला वही बनेगा जहां संघनन हिमांक से नीचे हो। ओला संपूर्ण क्षेत्र में नहीं पड़ता है, बल्कि किसी विशेष क्षेत्र में पड़ता है। अगली बात, बिजली चमकना और बादल का गरजना भी आम घटना है थंडर स्टॉर्म में। अब सोचो आप, कई बार हमने देखा है कि बादल फट जाता है, जिसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट कहते हैं इसे, बादल का फटना। क्लाउड बर्स्ट कहते हैं उसे। क्लाउड बर्स्ट कहते हैं इसे। इसे कहते हैं बादल का फटना। ये होता कैसे है? ध्यान दें इस बात को, ये कैसे होगा? इसको ध्यान से समझो इस बात को। बादल फटता कैसे है? ये पर्वत है, दोनों ओर से हवाएं ऊपर चली जाएं, अब देखो होता क्या है, जब दोनों ओर से हवाएं ऊपर उठती हैं तो सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि, परिणामतः तेजी से जलवाष्प का संघनन होता है। संघनन, और जब तेजी से जलवाष्प का संघनन होता है परिणामतः एक साथ घनघोर वर्षा। अब एक चीज सोचो, पूरी चीज देखो आप, बादल फटने की शर्त क्या है? ये पर्वत है और दोनों ओर से हवाओं का ऊपर उठना जरूरी है। अब सोचो, यदि दोनों ओर से हवाएं ऊपर उठती हैं तो सापेक्षिक आर्द्रता अचानक बढ़ जाती है, परिणामतः तेजी से जलवाष्प का संघनन होता है, जिसे एक साथ घनघोर बारिश होती है। यह जो एक साथ घनघोर बारिश होती है, इसे ही कहा जाता है बादल का फटना, या क्लाउड बर्स्ट कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। और जब एक साथ, खुद ही सोचो, बूंद बूंद करके पानी गिरे और पूरी पानी एक ही साथ एक बाल्टी के साथ गिरा दो, बाल्टी का पानी एक साथ कहीं गिराते हो तो पूरी मिट्टी कट के बह जाती है। अब बाल्टी का पानी धीरे धीरे गिराओगे तो मिट्टी नहीं कटेगी। जब बादल फटता है ना, तो तेजी से मिट्टी कट जाती है, और ये मिट्टी आएगी तो क्या होगा? कई नदियों में जमा हो जाएगा और वहां बाढ़ आ जाएगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को, क्योंकि बादल फटेगा, मिट्टी कट के बह जाएगी, लैंडस्लाइड होगा। हमेशा ध्यान दो, बड़े पैमाने जिसको कहते हैं भूस्खलन, पूरी मिट्टियां के नदियों में जमा हो जाएगी, पानी रुक जाएगा, आगे बह नहीं पाएगा, तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये है बादल का फटना, ये आपके वायुमंडलीय आर्द्रता। अब एक शब्द है जलवायु, जलवायु का वर्गीकरण। इसको ध्यान से समझो इस बात को। अगला टॉपिक है आपका जलवायु। जब जलवायु की बात करेंगे, क्लाइमेट, समान रूप में देखा जाए तो जलवायु को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भागों में डिवाइड करते हैं।
ये इक्वेटर है, 23.5 अंश कर्क रेखा, 23.5 अंश मकर रेखा, अंश आर्कटिक वृत्त कहते हैं इसे। अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं इसे। यह आपका 90 अंश है, यह आपका 90 अंश है। इन दोनों के बीच की बात करें, इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। ये जो बेल्ट है शीतोष्ण कटिबंध है, और ये जो बेल्ट है शीत कटिबंध है। हमेशा ध्यान दो, कर्क और मकर रेखा के बीच का जो बेल्ट है उसे कहते हैं ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। 23.5 से लेकर 66.5 के बीच का जो बेल्ट है इसे कहते हैं आर्कटिक वृत्त, शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन कहते हैं उसे, टेम्परेट जोन। और 66.5 से लेकर 90 अंश के बीच के बेल्ट को कहते हैं शीत कटिबंध, फ्रीज्ड या कोल्ड जोन कहते हैं इसे। समान रूप में, लेकिन जलवायु का यदि वर्गीकरण किया जाए तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, वर्षा, तापमान, वायुमंडलीय दाब के अनुसार अलग अलग तरह की जलवायु होती है। अब मैं जलवायु की बात करता हूं। मैं सोचो आप, ये सबसे पहले यदि हम जलवायु की बात करें जो हमारी काम की चीज है, एक बात हमेशा याद रखना कि हर वह चीज मैं आपको पढ़ा दूंगा जो हमारे काम की चीज है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो, अब ध्यान से, मैं मिटा देता हूं। मैं देखो आप, यदि हम जलवायु का वर्गीकरण करें तो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, विषुवतीय जलवायु, इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात करते हैं। इक्वेटोरियल क्लाइमेट, हम क्लाइमेट की बात करें, हम विषुवतीय जलवायु की बात करें, इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहते हैं इसे। इस जलवायु, विषुवतीय जलवायु का अक्षांशीय विस्तार देखो आप। हमेशा इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 10 अंश नॉर्थ से 10 अंश साउथ के बीच, मतलब 10 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच इसका अक्षांशीय विस्तार है। इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है, हमेशा जानो, अमेजन विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र, क्षेत्र, जैसे अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, ये पूरा का पूरा जो है इक्वेटर के आसपास का पूरा बेल्ट, ये क्षेत्रीय विस्तार है इसका। विशेष रूप से अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन की बात करें, हम इस बेल्ट में वर्षा की बात करें, वर्षा
साल भर होती है। यदि हम वनों की बात करें, वनों की साल, अच्छा एक और साल भर होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वनों की सघनता ज्यादा होती है। वनों की से सेलवास कहा जाता है। पूरी बात ध्यान दो, देखो आप, यहां वनों की सघनता ज्यादा होती है और इसे सेलवास कहा जाता है। सेलवास, हम इसे सेलवास कहते हैं। हमेशा सबसे बड़ी चीज की हम बात करें, हम मिट्टी की बात करें, यहां लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि यहां लीचिंग होती है। लीचिंग का मतलब होता है न्यूट्रिशन का रिस्क करके नीचे चला जाना, इसे कहते हैं लीचिंग। और ध्यान दो, जो रेड सॉइल है, लाल मिट्टी है, यदि उसमें न्यूट्रिशन का लीचिंग हो जाए तो उसे लेटराइट मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है मिट्टी। वो हमेशा ध्यान दो इस बात को। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। ये फिर एक प्रश्न उठा, देखो आप, एक तो अक्षांशीय विस्तार और दूसरा आपका क्षेत्रीय विस्तार। यहां वर्षा क्या होती है, वनों की बात करें और मिट्टी की बात करें हम लोग, ये सारी चीजें यहां पाई जाती हैं। अब हम बात करें सवाना जलवायु। अच्छा, चूंकि यहां जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा होगी, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज, यहां दैनिक तापांतर कम होगा और वार्षिक तापांतर भी क्या होता है, यहां कम होता है। हमेशा हम सवाना जलवायु की बात करें, यदि सवाना जलवायु, सॉरी, सवाना क्लाइमेट कहते हैं इसे। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, पांच अंश से लेकर 15 अंश अक्षांश, दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है, एक तो अक्षांशीय विस्तार 5 से लेकर 15 अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है, क्षेत्रीय विस्तार देखो, सूडान का क्षेत्र, लानोस का मैदान, यह वेनेजुएला में पड़ता है। कैंपोस, ब्राजील। ये जो सूडान का क्षेत्रीय विस्तार, सूडान का क्षेत्र, लानोस, हमेशा और कैंपोस की बात करते हैं। सूडान के क्षेत्र में सवाना घास पाई जाती है। इस क्षेत्र में हमेशा ध्यान दो इस बात को, इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है
एक तो अक्षांशीय विस्तार 5 से लेकर 15 अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में होता है। इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है, पहला सूडान का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सवाना घास पाई जाती है। दूसरा जो क्षेत्र है लानूस का मैदान, यह वेनेजुएला में पाया जाता है। और तीसरा कैंपोस, यह ब्राजील में पाया जाता है। हमेशा ध्यान दो, यह ब्राजील में पाया जाता है। यह लानूस का मैदान, कैंपोस, यह घास का मैदान है। ये अब सोचो, यहां जो वर्षा होती है, वर्षा 160 सेंटीमीटर, गर्मी के मौसम में वर्षा होती है। यहां की जो वनस्पतियां हैं, यह सामान्यतः पेड़ों की सघनता कम होती है तथा पेड़ों के बीच घास के मैदान पाए जाते हैं। हमेशा यहां समांतर पेड़ों की सघनता कम होती है, तब पेड़ों के बीच घास के मैदान पाए जाते हैं सवाना जलवायु में। अब सोचो, यहां जो है मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु, अब मानसूनी जलवायु देखो आप, देखो आप, यदि मानसूनी जलवायु की बात करें हम लोग, इसका अक्षांशीय विस्तार 5 से लेकर 37,000 अक्षांश के बीच हमेशा महाद्वीप के पूर्वी भाग में, हमेशा ध्यान दो, तथा दोनों गोलार्धों में ये जो अक्षांशीय विस्तार है, मानसूनी जलवायु का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये 5 से लेकर 37 अक्षांश के बीच महाद्वीप के पूर्वी भाग में तथा दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। यह इसका अक्षांशीय विस्तार है। इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है, क्षेत्रीय हमेशा ध्यान दो इस बात को, इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है वो कैसे है। पहली बात, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत, पूरी बात ये भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। दूसरा जो बेल्ट है आपका, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया की बात करें, लाओस, फिलीपींस, ये फिर हम बात करें दक्षिणी पूर्वी चीन सागर,
चीन में इसका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका तथा पूर्वी ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, हमेशा ध्यान दो इस बात को। पूरी बात, अफ्रीका महाद्वीप में क्या होता है? मोजाम्बिक और मालागासी, ये इसका क्षेत्रीय विस्तार है मानसूनी जलवायु का। अच्छा, एक और चीज, जो बिखरा हुआ क्षेत्र है उसे ही पूछता है यूपीएससी। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत। दक्षिणी पूर्वी एशिया में म्यांमार मतलब बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और फिलीपींस। यहां से प्रश्न इसलिए पूछा जा सकता है कि दक्षिणी पूर्वी चीन सागर काफी ज्यादा विवादास्पद है। दक्षिणी पूर्वी चीन की बात करें हम लोग, पूरा बेल्ट, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, मध्य अमेरिका में पूरा का मैक्सिको, निकारागुआ, पनामा, ये पूरा मध्य अमेरिका में पाया जाता है। मध्य अमेरिका, मैक्सिको, इसको सब मध्य अमेरिका का भाग है। मैक्सिको, निकारागुआ, हैती, क्यूबा, ये जितने देश है ना, यहां सबके सब मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तथा ब्राजील का पूर्वी ब्राजील, वेनेजुएला और कोलंबिया। अफ्रीका महाद्वीप में दो देशों में पाया जाता है, एक मोजाम्बिक और दूसरा है मालागासी। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में पाया जा रहा है। केवल यूरोप महाद्वीप में यह नहीं पाया जाता। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये फिर एक प्रश्न, वर्षा कितनी होती है? यदि हम वर्षा की बात करें तो सोचो आप, यदि वर्षा की बात की जाए, वर्षा जो है लगभग 75 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। केवल गर्मी के मौसम में अच्छा, शीत ऋतु में वह वर्षा होती ही नहीं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, विशेषता ये कि मौसम में परिवर्तन के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। पहली बात, जो मौसम में परिवर्तन होगा हवाओं की दिशा बदल जाएगी। और एक सबसे बड़ी चीज तो ये है, व्यापारिक हवाएं ही मानसूनी हवाओं के रूप में रूपांतरित होती हैं। हमेशा ध्यान दो, मौसम में परिवर्तन के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो जाता है और व्यापारिक हवाएं ही मानसूनी हवाओं के रूप में रूपांतरित होती हैं।
ये मानसूनी जलवायु, मानसूनी जो क्लाइमेट है, हम इसकी बात करें। अब एक चीज सोचो जरा, बात करें, सबसे बड़ी चीज तो ये है, ये हम लोग पढ़ चुके थे, व्यापारिक हवाएं। ये व्यापारिक हवाएं ही मानसूनी हवाओं के रूप में कन्वर्ट होती हैं। फिर देखो, मरुस्थलीय जलवायु की बात करें, डेजर्ट क्लाइमेट, देखो अब जो रेगिस्तानी मरुस्थलीय जलवायु की बात करें हम लोग, ये जलवायु को याद रखना, जब क्लाइमेट पढ़ेंगे पूरी दुनिया का, तो कहां किस तरह की क्लाइमेट पाई जाती है। ये जो डेजर्ट क्लाइमेट है, इसका अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो ये 15 से लेकर 30 अंश अक्षांश के बीच, हमेशा ध्यान इस बात को, महाद्वीप के पश्चिमी तट पर और दोनों गोलार्ध में पाई जाती है। यह इसका अक्षांशीय विस्तार है। 15 से लेकर 30 अक्षांश के बीच महाद्वीप के पश्चिमी तट पर दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है, क्षेत्रीय हम विस्तार की हम बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये कहां कहां पाया जाएगा। मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। मैं क्षेत्रीय विस्तार जो है, पहली चीज, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, कैलिफोर्निया का मरुस्थल, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। जैसे पूरी बात ध्यान दो इस बात को, यहां जो वर्षा की बात करें, अत्यंत कम। एक बात हमेशा याद रखना कि महाद्वीप के किस भाग में पाई जाती है, पश्चिमी तट पर या पूर्वी तट पर या देश के आंतरिक भागों में। ये जो मरुस्थलीय जलवायु है, महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पाई जाती है, दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। यह 15 से लेकर 30 अक्षांश के बीच पाई जाती है। जैसे हम बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, जैसे हम बात करें, एक मैप बनाते हैं, यह आपका अमेरिका महाद्वीप है, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, यह आपका अफ्रीका महाद्वीप है, यह आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप,
उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। बस बात समझाने के लिए, यह आपका कैलिफोर्निया का मरुस्थल है। यह आपका अटाकामा का मरुस्थल है। यह आपका सहारा मरुस्थल है और यह आपका कालाहारी मरुस्थल है। सहारा यह आपका है और यह आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। शब्दों पे ध्यान देने इस बात को, बस मैं रफली एक बात अपनी बात समझाना चाहता हूं ताकि आपको दिमाग में बना रहे। ये मैंने क्या कहा था पहले दिन, भाई मुझे एग्जैक्ट मैप बनाना नहीं आता, पर कॉन्सेप्ट लेवल पर एक भी प्रश्न में गलत होने नहीं दूंगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह कैलिफोर्निया का मरुस्थल है, यह अटाकामा का मरुस्थल है, यह सहारा मरुस्थल है, यह कालाहारी मरुस्थल है, वो जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। यह मरुस्थलीय जलवायु की बात करें हम लोग, आपने देखा होगा ये सारे मरुस्थल महाद्वीप के पश्चिमी तट पर है। महाद्वीप के पश्चिमी तट पर है, क्योंकि व्यापारिक हवाएं महाद्वीप के पूर्वी तट पर टकराती हैं। हमेशा ध्यान दो, महाद्वीप के पूर्वी तट पर टकराती हैं ये, और पश्चिम तक आते आते शुष्क हो जाती हैं। नंबर 2, जितने भी मरुस्थल हैं 20 से लेकर 30 के बीच पाए जाते हैं। 20 अंश से लेकर 30 अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। क्यों? आखिर 20 से लेकर 30 के बीच क्यों पाए जाते हैं ये सारे के सारे डेजर्ट? क्योंकि 20 से लेकर 30 के बीच जो आपका बेल्ट है, जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का बेल्ट, जहां एंटी साइक्लोन बनता है, और जहां एंटी साइक्लोन बनेगा वहां वर्षा नहीं होगी। अब सोचो, स्टेपी जलवायु की यदि बात की जाए, स्टेपी जलवायु हम जलवायु की बात करें, हमेशा इसका जो अक्षांशीय विस्तार है तीस से लेकर 45 अंश अक्षांश। अब सोचो, दो चीज होगी। महाद्वीप के आंतरिक भाग में और दोनों गोलार्धों में 30 से लेकर 45 अक्षांश के बीच इसका विस्तार है, महाद्वीप के आंतरिक भाग में पाई जाती है। और दूसरी चीज, दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। यदि इसका क्षेत्रीय विस्तार की बात करें, तो हमेशा ध्यान दो इस बात को। स्टेपीज, हम स्टेपीज की बात करें, यह पाया जाता है यूरोप में, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, पंपास अर्जेंटीना, वेल्स दक्षिणी अफ्रीका,
डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, इसका जो स्टेपीज यूरोप में, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, पंपास अर्जेंटीना, वेल्स दक्षिणी अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। यहां जो वर्षा की बात करें हम लोग, यहां जो वर्षा होती है 30 सेंटीमीटर के आसपास, गर्मी के मौसम में। ये ज्यादातर घास के मैदान है, हमेशा ध्यान दो, ये सब के सब घास के मैदान है। प्रेरीज, पंपास, वेल्स और डाउन्स। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्स दक्षिणी अफ्रीका, पंपास अर्जेंटीना, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, स्टेपीज यूरोप में पाया जाता है। पंपास का विस्तार आपका अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील तीनों में है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो विस्तार अर्जेंटीना में है। अब देखो आप स्टेपीज जलवायु के साथ फिर हम बात करें, अब भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य हम सागरीय जलवायु की बात करें, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, आपको रटना होगा कौन सा क्लाइमेट कहां पाया जाता है। मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू।